सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। 8 अगस्त 1930 को गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले एक सम्मेलन हुआ और इसमें बाबा साहब स्पीच देते हैं। बहुत लंबा स्पीच है, इसलिए हम कई भागों में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अर्थात बाबा साहब का स्पीच आपने नहीं सुना तो ये मान लीजिए कि बाबा साहब के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। ऐसे में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत बाबा साहब का हूबहू भाषण जो कि हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं, उसे अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे निवेदन है। तो आइए डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय अखंड भारत हमारा ध्येय है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 189 से 192 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। चौथे भाग के रूप में बाबा साहब अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, जो कि 8 अगस्त 1930 को होता है। हालांकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 8 अगस्त और 9 अगस्त 1930 को। तो 8 अगस्त को बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इस अधिवेशन में 8 अगस्त 1930 के दिन अध्यक्ष पद से डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, सज्जनों, आज की सभा का अध्यक्ष पद स्वीकारने का आमंत्रण आपने मुझे दिया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपने ये सम्मान दिया है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने मुझ पर जो भरोसा किया उसकी अहमियत मैं जानता हूँ। हालांकि इस भरोसे के साथ आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है वह बेहद कठिन है और नितांत असामान्य स्वरूप की है। उसे मैंने यदि टालने की कोशिश की होती तो ज़्यादा समझदारी होती, ऐसा मुझे अब लग रहा है। तो यहाँ समझने की बात है कि आखिर वो कौन सी जिम्मेदारी समाज ने बाबा साहब के कंधों पर डाली थी, जिसको बाबा साहब कहते हैं कि यदि हमने टाल दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसा मुझे अब लग रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हम आपको बताना चाहते हैं, अब तक के अध्ययन से मैंने ये देखा है कि बाबा साहब ने जो भी जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पर, उसे निभाया है, अपने कमिटमेंट को जीवन में पूरा किया है। ये बाबा साहब की निश्चित रूप से एक पहचान यहाँ पर बनकर उभर कर आ रही है। हम आपको बता दें, बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसके बावजूद इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए अगर मैंने हामी भरी है तो केवल इसलिए कि फ़िलहाल जो आपात समय चल रहा है उसमें अपने समाज के भाई बहनों के हित के लिए हर किसी को अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सेवा उपलब्ध करा देनी चाहिए, ऐसा मुझे पक्की तरह लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी अकेले की नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप सभी लोग सहयोग करेंगे, तन मन धन का सहयोग करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करेंगे,
तभी हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। और बाबा साहब कहते हैं ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है कि समाज हमारा साथ देगा। हालांकि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोगों से प्राप्त सहयोग और मदद में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। और यहाँ इकट्ठा हुए अपने समाज के नेता अपने समृद्ध अनुभव का और विचारशील निर्णय का लाभ मुझे देंगे, इसका मुझे एहसास और विश्वास है, और इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकारी है। तो बाबा साहब यहाँ पर देखिए समाज पर कितना भरोसा करते हैं, यही बात वो यहाँ पर कहते हैं कि हर कोई अपने अपने मुताबिक यहाँ पर हमारा सहयोग करेगा, और इसलिए इसी विश्वास पर हमने ये जिम्मेदारी स्वीकारी है। आखिर वो जिम्मेदारी कौन सी है, इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। भारत के स्वराज का मसला, भारत के स्वराज का मसला, इस विषय पर बाबा साहब बोलते हैं, कहते हैं क्या भारत के लोगों का स्वशासित एकजुट समाज बन सकता है? बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या भारत के लोगों का स्वशासित एकजुट समाज बन सकता है? 1930 का स्पीच बाबा साहब का है। उस समय अंग्रेज हमारे देश में ही रहते थे, और उस समय ये प्रश्न निकल कर आया। भारत के क्षितिज पर बाबा साहब कहते हैं आज एक गंभीर समस्या का सवाल बेहद विशाल आकार धारण कर झूले सा झूल रहा है। इस प्रश्न के समाधान के बारे में बहुजन दलित समाज की क्या राय है, ये जानने के लिए ही हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस सवाल ने भारतीय लोगों के बीच ही नहीं वरन पूरे अंग्रेज राज में, पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। इस सवाल के निपटारे के लिए हमारे जवाब पर ही बहुत बड़े पैमाने पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। भारतीय समाज, भारतीय जनता के स्वयं शासित एक संघ समाज के निर्माण का हार्दिक समर्थन कर हम इसे गति प्रदान कर सकते हैं, या इसमें बाधा डालकर विरोध कर उसकी राह में रोड़े अटका सकते हैं। कुल मिलाकर वह हमारी ही राय पर आधारित होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये निर्णायक मसला आप ढिलाई से सुलझा नहीं सकते। इसके सभी पहलुओं के बारे में ठीक तरह से सोच समझकर ही बाद में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इस बात का डर अपने मन में बिल्कुल ना रखें कि मेरा रुझान मत अगर अन्य से अलग होगा तो क्या होगा। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि अपना निर्णय आप स्वतंत्र सोच के साथ पूरी श्रद्धा पूर्वक विवेक से सम्यक दृष्टि से ले रहे हैं। शब्दों पे बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक शब्द में जान है बाबा साहब के स्पीच की। पूरी श्रद्धा पूर्वक विवेक से सम्यक दृष्टि से आप स्वयं स्वतंत्र सोच के साथ अपना निर्णय लीजिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इस सवाल के दो पहलू हैं, इस सवाल के दो पहलू हैं, इसका आप लोगों का एहसास तो है ही। बताया जाता है कि भारत की जनता विभिन्न मानव वंश से बनी हुई है। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग परस्पर विरोधी रूढ़ियों एवं परंपराओं वाले, रीति रिवाजों वाले तथा विभिन्न सिद्धांतों वाले विभिन्न धर्मों का पालन उपासना करते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और परस्पर विरोधी सामाजिक रूढ़ियों के कारण तथा विभिन्न हित संबंधों के कारण यहाँ की जनता में मनमुटाव और आपसी विद्वेष है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरह का भिन्न वंश वाले लोगों का समूह स्वयं शासित समाज के रूप में सफलता कैसे पाएगा। असल में ये एक कठोर वास्तविकता है, और इस बात को कोई भी सयाना व्यक्ति नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि स्वराज पर इस बात का क्या असर होगा। हालांकि इन कटु सत्यों को मान लेने के बाद भी उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। बाबा साहब कहते हैं सज्जनों, इस मामले में आप अपनी राय व्यक्त करें। इससे पहले ऐसे ही कुछ और कटु सत्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं ये जो प्रश्न निकल कर आ रहा है, क्या भारत एकजुट रहकर स्वयं शासित कर सकता है, अपने देश पर स्वयं शासन कर सकता है क्या? इस प्रश्न का जवाब आप दें उससे पहले हम कुछ कटु सत्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और वो क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि लैटविया, ये देश का नाम, रोमानिया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में क्या स्थितियां हैं, इस पर भी सोचिए। ये सारे नए राज्य हैं, स्वयं शासन सिद्धांत की स्थापना के लिए सौगंध खाकर लड़े गए 1914 के महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए हैं। इन नए नए अस्तित्व में आए राष्ट्र स्वयं शासित, सार्वभौम, आज़ाद तथा अंतर्गत और बाह्य निर्णयों के बारे में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राष्ट्र हैं।
इन राष्ट्रों की अंदरूनी सामाजिक स्थितियां कैसी हैं? सुनकर आपको शायद अचरज होगा कि भारत से अधिक नहीं, सही वर्ण वहाँ की स्थितियाँ भारत की स्थितियों की ही तरह बदतर हैं। लेटिविया में लेट रशियन, जीव जर्मन अन्य लोग भी हैं। लिथुआनिया में लिथुनियन, जीव पोल और रशियन तथा अन्य लोग भी बसे हुए हैं। यूगोस्लोवाकिया में सर्ब, क्रोट, स्लोवान, रोमानियन, हंगेरियन, अल्बेनियन, जर्मन और स्लाव लोग भी रहते हैं। इस्टोनिया में एस्टोनियन, रशियन, जर्मन और अन्य छोटे छोटे गुटों के लोग हैं। चेकोस्लोवाकिया में चेक, जर्मन, मेगियर, रूथियन और अन्य लोग रहते हैं। हंगरी में मेगियर, जर्मन और स्लोवाक लोग हैं। देखिए बाबा साहब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे कई देशों का, कई छोटे देशों का। निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात पर ध्यान हमारा और आप सभी का गया होगा कि बाबा साहब हर देश के बारे में कितना बारीक नॉलेज रखते थे। इतना गहन अध्ययन बाबा साहब का था, बारीक अध्ययन था कि हर देश के बारे में उसकी अंदर की जो चीज़ें थी, मतलब यूँ देखें कि कितना गहन अध्ययन इन देशों का बाबा साहब ने किया था और जिसका आज कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने जा रहा है, आप संभवतः अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। बाबा साहब कहते हैं कि वंश और भाषा की दृष्टि से अलग अलग होने के बावजूद इन लोगों ने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाए हैं। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए इन विभिन्न वंशों के लोगों को जोड़ने के इनके पास धार्मिक एकता का सहारा भी नहीं है। इनमें 4 या 5 तरह के कैथोलिक पंथी लोग आप पाएंगे। वहाँ रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, जेकोस्लोवाक कैथोलिक पंथों के लोग हैं। उनके साथ ही वहाँ एवेंजेलिन, जीव प्रोटेस्टेंट और अन्य छोटे छोटे पंथों के कई लोग रहते हैं। इस बारे में गंभीरता से सोचिए। इन देशों में दिखाई देने वाली मानवीय दुनिया, क्या भारत की मानवीय दुनिया में अधिक भिन्न वंशी लोग और क्या अधिक भिन्नता की भीड़ है? यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि नहीं है। भारत के बारे में आपका निर्णय यदि ईमानदार और स्वतंत्र हो, ऐसी आपकी इच्छा, तो आपको इस यथार्थ पर ध्यान देना ही होगा। सज्जनों, इस तुलना के परिणाम स्वरूप एक सवाल उभरता है कि अगर लाटविया, लिथुआनिया, यूगोस्लोवाकिया, इस्टोनिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, इन देशों में लोग भिन्न वंश, भाषा, धर्म और संस्कृति के होने के बावजूद वे एकजुट और स्वयं शासित राष्ट्र बनकर उभर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, तो भारत इस प्रकार निर्वाह क्यों नहीं कर सकता? इसका क्या कोई जवाब है? किसी के पास कोई जवाब है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अपने मित्रों में से यदि किसी के पास इसका सटीक जवाब हो तो मैं उसे सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। स्वराज की सुविधा प्राप्त होने से पहले ही किसी राज्य के सभी परस्पर विरोधी घटक नष्ट होकर वह राज्य एक पूरी तरह एक संघ हो जाए। इस तरह के दुराग्रह पर कायम रहना मेरी राय में वास्तविक स्थिति को उल्टे क्रम में देखना है। यह एक तरह से स्वयं शासन में एक राष्ट्रित्व की भावना निर्माण करने की जो शक्ति है उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना ही है। एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति के सूत्र में बंधे राष्ट्र इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन भिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति से भिन्न होने वाले जनसमूह राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक समानता के कारण एक होकर परिणाम स्वरूप एक राष्ट्रीय जनता होने के कई उदाहरण मिलते हैं। ऐसे राष्ट्रों को अगर एक राष्ट्रित्व की कसौटी पर कसा जाता है तो उन्हें कभी स्वयं शासन का ही मौका नहीं मिलता। इस बारे में जो कुछ भी बताया गया और जो कुछ किया गया उसे अगर ग्रहित मान लें, तब भी कई राष्ट्रों को संगठित होने के लिए स्वयं शासन के कारण बना है। इस बात को भूल नहीं सकते। और वे राष्ट्र स्वयं शासन के अभाव में पहले की तरह विभिन्न लोगों के समूहों के रूप में क्या नहीं रह रहे होते? जर्मन साम्राज्य द्वारा स्वयं शासन का नियम स्वीकार करना ही क्या जर्मनी के एक राष्ट्र होने का कारण नहीं बना? बवेरियन, प्रशियन, सैक्सन और अन्य अनेक विभिन्न जनसमूह एक राष्ट्र में अंतर्भूत होकर एक शासन के तहत नहीं है। आते तो क्या वे उसी स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में 1870 से पहले थे? विभिन्न वंशों के जन समूहों को एक राष्ट्र में अंतर्भूत करने के लिए कई शासन कई बार एक उत्तम उपाय साबित हो सकता है। भारत के उदाहरण से भी क्या यही साबित नहीं होता? आज भारत में जो थोड़ी सी एकता की, एक राष्ट्र की भावना दिखाई देती है वह अंग्रेजों के राज में एक सामान्य शासन के कारण ही उपजा है। क्या ये एक सामान्य बात नहीं है?
ऐतिहासिक तथा तार्किक नज़रिए से भी देखें तो मुझे लगता है कि भारत की जनता की विभिन्नता भारत के स्वयं शासन के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। और अगर आपका उद्देश्य है कि भारत एक राष्ट्र बने तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वराज ही सबसे महत्वपूर्ण साधन बनेगा। इतनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य है कि भारत एक राष्ट्र बने तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वराज ही सबसे महत्वपूर्ण साधन बनेगा। एक राष्ट्र बनने के लिए स्वराज यानी कि स्वयं का शासन होना बेहद जरूरी है। ये चूंकि बाबा साहब का जो विषय है अखंड भारत हमारा ध्येय है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ये लंबा स्पीच है बाबा साहब का, कई भागों में लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। आज का चौथा भाग हमने आपके समक्ष रखा। पांचवें भाग में हम आगे का ये स्पीच आपको जरूर सुनाएंगे। क्या कुछ बाबा साहब ने आगे कहा स्वयं शासन के बारे में, एक राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न देश, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म है हमारे भारत देश के अंदर, फिर भी हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। इस पर बाबा साहब बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्पीच यहाँ पर दे रहे हैं। आज का यहाँ पर स्पीच बाबा साहब का, यहाँ हुबहू जो भाषण बाबा साहब का था हम लेकर उपस्थित हुए। कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, सारनाथ वाराणसी में इस तरह से ये जो बिल्डिंग का आप प्रारूप देख रहे हैं ये तो प्रतिकृति है। इस तरह का एक वैचारिक सेंटर बनने जा रहा है। आवाज का BBS 3 और आईडासा जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक अकाउंट नंबर दिया गया, SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। आप भी इसमें बहुमूल्य धमदान करेंगे तो इस वैचारिक सेंटर के बनने में आपका धमदान निश्चित रूप से खर्च होगा और इस इतिहास निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान होगा। आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से आपको बड़े सम्मान के साथ याद करेगी। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रणेता मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि इस संदेश के संकलनकर्ता भी हैं, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आपका साधुवाद व्यक्त करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।